ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब की पेटियां या वायुमंडलीय दाब पेटियां। हमने अपने पिछले टॉपिक में कवर किया था वायुमंडलीय तापमान। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको वो अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि वायुमंडलीय तापमान को समझने के बाद ही हम वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब की पेटियों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब पेटियां है क्या? इसका थोड़ा सा डेफिनेशन मैं बोलता हूं आपको। वायुमंडल, अगर आपको याद होगा कि वायुमंडल क्या था। वायुमंडल गैसों के आवरण को कहा जाता है। गैसों का एक आवरण जो जिसने पृथ्वी को सभी दिशाओं से घेर रखा है, और जो पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण पृथ्वी के समीप ही बना रहता है, जिस कारण से हल्की गैसें पृथ्वी के समीप ही बनी रहती है ना। तो पर इसके विपरीत, इसी के उलट अगर हम बोले कि वायुमंडलीय दाब क्या है, सरलता से समझते हैं। ठीक है, कि वायु राशि के कुल द्रव्यमान के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। सरलता से समझते हैं, जैसे इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मेरे हाथ पे इस समय कोई भी भार नहीं पड़ रहा है, किसी भी चीज का कोई भी भार नहीं पड़ रहा है। तो जब दबाव ही नहीं पड़ रहा है तो प्रेशर या दाब क्या होगा? शून्य या ना के बराबर, है ना। अगर मैं इस अपने हाथ पर ये ग्लास रख दूं तो इससे पड़ने वाला जो भार है, इस पूरे ग्लास का भार कहाँ पड़ रहा है? मेरे हाथ पर, है ना। तो इसके भार से जो दाब जनरेट हो रहा है मेरे हाथ के ऊपर, जो दाब पड़ रहा है ना, वो मैं फील कर पा रहा हूँ। बस वही दाब, उसी दाब की बात की जा रही है, उसी जो इसके भार से पैदा हो रहा है ना दाब, उसकी बात की जा रही है। वैसे ही वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनका भी तो कुछ भार होगा। अब जब वो भार पृथ्वी की सतह पर पड़ता है ना, उस भार से जो दाब पैदा होता है उसकी बात की जा रही है कि वायुमंडल का दाब, राइट। अब इस वायुमंडल के दाब के कारण हमारे पूरे वायुमंडल में कुल कितनी पेटियां बनती हैं, वायुमंडल दाब की कितनी पेटियां बनती हैं, या क्या वायुमंडलीय पेटियां होती हैं, वो सब समझना है इस पूरे टॉपिक में हमने। तो बड़े ध्यान से, बड़े धीरे धीरे समझिएगा इस टॉपिक को। बहुत आसान है क्योंकि आप वायुमंडलीय तापमान समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ना यहाँ पे एक नोट लिखवा देता हूँ। इस नोट को आप जरा लिख लीजिए। हल्का सा इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में नहीं। ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। वायुमंडलीय तापमान, आप हिंदी में लिखिएगा। वायुमंडलीय तापमान जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वायुमंडलीय दाब। अब ये निशान तो आपको पता ही है क्या होता है ना। तो वायुमंडलीय तापमान जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वायुमंडलीय तापमान। इसको नोट में बना के रखिएगा, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना। कुल मिलाकर हमारे पास सात वायुमंडलीय दाब पेटियां हैं। 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में, और 1 भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सो इनको सबको मैं लिखवा देता हूं आपको एक साथ। ठीक है जी, 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में, और 1 भूमध्य रेखा पर। वायुमंडलीय दाब के आधार पर हमारे पास 7 वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं, जिनमें से 3 उत्तरी गोलार्ध में है, 3 दक्षिणी गोलार्ध में है, और 1 भूमध्य रेखा पर है। अब मैंने आपको एक चीज बता दिया कि वायुमंडलीय तापमान और वायुमंडलीय दाब के बीच में क्या रिश्ता है? उल्टा रिश्ता है। यानी कि जहां पर वायुमंडलीय तापमान अधिक होगा वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा, जहां पर वायुमंडलीय तापमान कम होगा वहां पे वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। सरलता से समझना है, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना ही नहीं है ज्यादा गहराई में जाकर, क्योंकि हमें ज्यादा कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। हमें एक छोटा सा एग्जाम क्लियर करना है, यूपीएससी का बहुत छोटा सा एग्जाम है, और आराम से क्लियर करना है। उसका भी जीएस का पार्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि वायुमंडलीय तापमान और वायुमंडलीय दाब का एक बड़ा सरल जो समझने वाला रिश्ता है वो ये है कि जहां पर वायुमंडलीय तापमान अधिक होगा
वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। कैसे, क्या, क्यों, वो मैं बताता हूं। शुरू करते हैं भूमध्य रेखा से। अच्छा, अब ये सवाल मत मुझसे पूछना कि भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय तापमान अधिक क्यों है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, पिछला टॉपिक था आपका वायुमंडलीय तापमान। फिर भी जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूं कि भूमध्य रेखा पर लगभग साल भर लंबवत सूर्य किरणें पड़ने के कारण आपका लंबवत सूर्य किरणें पड़ने के कारण भूमध्य रेखा पर साल भर, लगभग साल भर वायुमंडल का तापमान जो है वो उच्च बना रहता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में। अब होता क्या है ना कि साल भर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं तो धरातल का तापमान उच्च बना रहता है ना। अब इस धरातल के उच्च तापमान के कारण क्या होता है, जितनी भी इस क्षेत्र की वायु होगी वो सब जो धरातल के संपर्क में आएगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गर्म हवा या गर्म वायु हमेशा हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, राइट। उसी तरह ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, सही है, जिस कारण धरातल के पास हवा की कमी हो जाएगी, राइट। एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, हवा की कमी हो जाएगी यहां पर, ठीक है। हवा की कमी के कारण यहां पर एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, जिसको हम लो प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में निम्न दाब क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ आ रही है। अब ऊपर उठती हुई हवा ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी चली जाएगी, ये ऊपर जाकर ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित होकर एक उच्च दाब क्षेत्र भी बना देगी, एक हाई प्रेशर जोन भी बना देगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब भूमध्य रेखा पर निम्न दाब क्यों बना, समझ आता है, हमारा ये फॉर्मूला था। जहां पर वायुमंडलीय तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय तापमान लंबवत सूर्य किरणें पड़ने के कारण साल भर अधिक बना रहता है, इस कारण यहाँ पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बना रहता है। बात समझ आती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम लिखते हैं यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र या लो प्रेशर, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं 90 डिग्री क्षेत्र पे। अब अगर 90 डिग्री क्षेत्र की बात करें तो लगभग साल भर 90 डिग्री पर सूर्य किरणें तिरछी ही पड़ती है, और तिरछी सूर्य किरणें पड़ने के कारण यहां पर साल भर तापमान निम्न बना रहता है ना। निम्न तापमान बने रहने के कारण यहाँ पर जितनी भी वायु राशियां होंगी वो क्या करेंगी, ठंडी होकर धरातल के पास एकत्रित होना शुरू हो जाएंगी, सही है। जैसे इस ग्लास का उदाहरण ले लेते हैं। अब ये ग्लास अगर मेरे हाथ से दूर चला गया तो इससे पड़ने वाला दबाव मेरे हाथ पे ज्यादा कि कम? मेरे हाथ पे कम। अब ये मेरे हाथ पे अगर आकर बैठ जाए तो इससे पड़ने वाला दबाव मेरे हाथ पे ज्यादा कि कम? ज्यादा। यही फिनोमिना मैंने आपको यहां समझा दिया। तो इसी तरह 90 डिग्री पर जो आपका वायु राशियां हैं वो शीतल हो जाने के बाद धरातल के पास ही बनी रहती है, जिस कारण से लगभग साल भर यहाँ पर एक तीव्र उच्च दाब क्षेत्र बना रहता है, और इसके ऊपरी वायुमंडल में एक तीव्र निम्न दाब क्षेत्र बना रहता है। कोई परेशानी, कोई कठिनाई? यहां तक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसानी से समझ रही है, मेरी बहुत इंटेलिजेंट क्लास है ये। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विषुवृत्तीय निम्न दाब वायु दाब की पेटी, और ये आ गया आपका ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। इसको जरा मिटा लेते हैं ताकि मैसअप ना हो जाए बोर्ड हमारा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। जो ये 30 डिग्री उत्तर की पेटी है
दिख रही है? ये अक्षांशीय रेखा जो है ये कहां से गुजरती है, कुछ पता है? भारत में से होके गुजरती है क्या? बिल्कुल 30 डिग्री अक्षांश लगभग भारत में दिल्ली से होकर गुजरता है। और सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, सहारा रेगिस्तान से होकर भी गुजरती है 30 डिग्री। सहारा रेगिस्तान 30 डिग्री पर ही पड़ता है। अब सहारा रेगिस्तान शीतल रेगिस्तान तो है नहीं है, वो एक ऊष्मीय रेगिस्तान है ना? तो ऊष्मीय रेगिस्तान होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री की पेटी जो है वो एक शीतल पेटी तो होगी नहीं, वो एक ऊष्मीय पेटी है। और भूमध्य रेखा के पास है, ध्रुवों से दूर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तापमान क्या होगा 30 डिग्री पर 30 डिग्री की पेटी पे तापमान क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर दाब क्या बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? वायु दाब, हाई प्रेशर कि लो प्रेशर? अगर तापमान उच्च है तो प्रेशर क्या बन जाना चाहिए? निम्न दाब बनना चाहिए। पर यहाँ पर निम्न दाब ना बनकर यहाँ पर बनता है एक उच्च दाब क्षेत्र, यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला फेल हो गया। कौन सा वाला? जो हम अभी तक 2 जगह लगा चुके हैं। तो ये पेटी ध्रुवीय पेटियां और भूमध्य रेखीय पेटी जैसे बनी है उस प्रकार हमारी 30 डिग्री की पेटी बनती नजर नहीं आ रही है। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारा अगला टॉपिक पवन है, पवने हैं। ठीक है, तो पवनों में जब हम पढ़ेंगे, मैं तुम्हें हल्का सा पवनों की परिभाषा दे रहा हूं। पवनों की परिभाषा है कि पवनें हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्षितिज रूप से चलती हैं। याद रखना, ऊर्ध्वाधर रूप से अगर बनाओगे ऐसा तो वो पवनें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि तुमको पवन ऐसे चलती फील होती है, कभी ऐसा ऊपर देखते हो तो ऐसा पवन नहीं आती है ना? पवनें हमेशा हमें ऐसे फील होती है चलती हुई, राइट? पवनें कभी भी हमें ऐसा ऊपर मुंह करके चलते तो देखते तो नहीं हो कि पवन आ रही है ऊपर से। पवनें हमें हमेशा क्षैतिज रूप से चलती ही महसूस होती है। तो परिभाषा बड़ी सरल है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली वायु को पवन कहा जाता है। कोई दिक्कत? हाँ, अगर कोई पूछ ले तुमसे कि ऊर्ध्वाधर रूप से चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है, तो उसको हम पढ़ चुके हैं, संवहनीय धारा कहा जाता है। उसको ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो पीछे तापमान में, उसको संवहनीय धारा कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पवने उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली वायु राशियां या वायु होती है। ठीक है, अब देखना होता क्या, बड़ा मजेदार गेम है। भूमध्य रेखा पर हमारे पास क्या देना, भूमध्य रेखा पर लगभग साल भर लंबवत सूर्य किरणें पड़ने के कारण धरातल का तापमान उच्च बना रहता है, जिस कारण यहाँ पर वायु गर्म होकर ऊष्मीय होकर ऊपर की ओर उठती है और धरातल पर एक निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। ये ऊपर की ओर उठती हुई वायु ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित होकर एक उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाती है। सही है, यानी कि हमारे पास एक उच्च वायु दाब क्षेत्र बन चुका है। अब हमें इतना पता है कि उच्च वायु दाब क्षेत्र से क्षैतिज रूप से वायु निकलती है, होगी, दिख रही है निकलती हुई, तो यहां से भी तो निकलेगी ना। ऐसा तो नहीं यहां से ऊपर की ओर ही चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं कभी, क्षैतिज रूप से निकलेगी। वो क्या कहलाएगी? पवने। हमें नहीं पता कि आगे लो प्रेशर है कहाँ है, लीव इट, भूल जाओ। पर इतना तो पता है ना कि जहां पर भी उच्च दाब क्षेत्र होगा वहां से वायु बाहर की ओर निकलेगी, अंदर की ओर नहीं खींचेगी। बात समझ आ रही है? तो इस उच्च दाब क्षेत्र से बाहर की ओर वायु निकलती नजर आनी चाहिए, राइट? अब जब ये वायु बाहर की ओर निकल रही होगी प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो भी ऊर्जा है उसकी खपत नहीं होगी कभी भी। जब उस ऊर्जा की खपत हो जाएगी तो वो उस ऊर्जा की खपत के कारण धरातल की ओर गिरना शुरू कर देगी। और बाय चांस, बाय लक, या जैसा भी बोलो, ये ऊर्जा की खपत लगभग 30 डिग्री के आसपास आकर ही खत्म होती है। तो ये ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पवनें 30 डिग्री के आसपास पहुंचकर
अपनी ऊर्जा की खपत हो जाने के कारण धरातल पर एकत्रित हो जाती है। जब ये धरातल पर एकत्रित हो जाती हैं तो एकत्रित हो जाने के कारण ये क्या करती है, एक धरातल पे एक उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और ऊपर से सारी वायु कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। तो दिख रहा है, पवनें हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। सही है। आई होप कि आपको समझ आया कि 30 डिग्री में हाई प्रेशर क्यों बना। सही है। अब आ जाओ 60 डिग्री पे। अब हमारे पास भूमध्य रेखा पे लो प्रेशर बना है, निम्न वायु दाब क्षेत्र बना है, समझ आ गया। 30 डिग्री पे उच्च दाब क्षेत्र बना, समझ आ गया। अब 60 डिग्री पे क्या बनेगा ये आप मुझे बताओगे। 90 डिग्री जो है इस पे उच्च दाब क्षेत्र क्यों बना ये आपको समझ आ गया। ठीक है जी। 60 डिग्री जो है, सबसे पहला सवाल, भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य किरणें, 60 डिग्री पर तिरछी सूर्य किरणें, और 90 डिग्री पे और कोण तिरछा हो जाएगा। अब 60 डिग्री पे तापमान आपके हिसाब से शीतल होगा कि ऊष्मीय होगा? बट ऑब्वियस है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये भूमध्य रेखा से बहुत दूर और ध्रुवों के बहुत पास है, तो यहाँ पर तापमान जो है वो शीतल ही बना रहता होगा लगभग 12 महीने, है ना। क्योंकि यहाँ पर कभी भी सूर्य किरणें, हमें पता है कि सूर्य की लंबवत किरणें कभी भी 23.5 डिग्री उत्तर के ऊपर नहीं जाएंगी, या 23.5 डिग्री दक्षिण के आगे नहीं जाती। तो ये 60 डिग्री के पास तो कभी लंबवत सूर्य किरणें पहुंचेंगी नहीं, तो यहाँ 12 महीने आपके तिरछी सूर्य किरणें ही पड़ती होंगी। तो साल भर तापमान क्या बना रहता होगा, निम्न तापमान बनने के कारण यहाँ का तापमान हमेशा शीतल ही बना रहता होगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से प्रेशर क्या बनना चाहिए, तो प्रेशर यहाँ पे हाई बनना चाहिए। पर बच्चों यहाँ पर प्रेशर बनता है लो। ये भी हमारा लॉ के उल्टा काम कर रहा है ना। आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज देखते हैं, कोरियोलिस बल। एक कोरियोलिस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक काल्पनिक बल की खोज की थी। क्या परिभाषा थी, इस पे बाद में जाएंगे, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर का सीलिंग फैन है, जब तुम इसका बटन ऑन करते हो तो इसका घूर्णन शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर तुम कुछ भी दे मारो, डस्टर दे मारो, पेन दे मारो, पेंसिल दे मारो, या कुछ भी दे मारो, क्या होगा, टकराकर, उस घूर्णन के कारण टकराकर वो तुम्हारे मुंह पे बजेगा या किसी के मुंह पे बजेगा, होगा ना। वो क्या हुआ कि घूर्णन के कारण एक काल्पनिक डिफ्लेक्टिव फोर्स पैदा हो गया। उस डिफ्लेक्टिव बल ने क्या किया कि बाहर की ओर फेंक दिया उस चीज को। अब पृथ्वी में भी घूर्णन है, पृथ्वी की सतह से भी कोई चीज टकराए तो पृथ्वी भी तो उसको बाहर की ओर फेंकेगा ना। सही है। अब अगर मैं इसके विंग्स उतार दूं फैन के, ध्यान से समझना बात कि मैं फैन के विंग उतारूं, सिर्फ बीच वाला हिस्सा फेंक के देखो, चीज क्या दूर जाएगी, क्या वहीं गिर जाएगी। पर अगर विंग लगे हैं तो दूर जाएगी। अब ऐसा ही सिद्धांत अगर हम पृथ्वी पे लगा दें तो, हालांकि सेम नहीं है पर सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ही सिद्धांत अगर हम पृथ्वी पे लगा दें तो पृथ्वी पे भी कुछ ऐसा ही कोरियोलिस भाई साहब ने समझा था कि पृथ्वी की सतह पर एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनता है, जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर बिल्कुल ना के बराबर या शून्य के बराबर है, और जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हो इस बल की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, यानी कि ध्रुवों पर इस बल की तीव्रता सबसे ज्यादा अधिक है। अब यहां पर कोरियोलिस बल शून्य के बराबर और यहां पर मैक्सिमम। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब 60 डिग्री पर बल की तीव्रता ज्यादा की कम, काफी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों के बहुत करीब है, ध्रुवों के बहुत पास है। कोई परेशानी बच्चों?
कोई दिक्कत? अब होता क्या है, थोड़ा सरलता से, अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो बड़ी सरलता से इसको आगे समझना कि 60 डिग्री पर आपका सूर्य किरणें साल भर तिरछी पड़ने के कारण आपका तापमान यहाँ पे इस क्षेत्र में लगभग साल भर निम्न बना रहता है, शीतल बना रहता है, जिस कारण से जितनी भी वायु राशियां इस क्षेत्र की होंगी वो भी शीतल वायु राशियां ही होंगी। वो शीतल वायु राशियां धरातल की ओर भारी होकर धरातल की ओर गिरती है, पर कोरियोलिस बल के प्रभाव अधिक होने के कारण ये वायु राशियां बाहर की ओर धकेल दी जाती है, जिस कारण से धरातल के पास एक तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम उपध्रुवीय या सब पोलर उपध्रुवीय लो प्रेशर एरिया या निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको ये सारी प्रेशर बेल्ट समझ आ चुकी हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा वैसे। ठीक है, सबसे पहले भूमध्य रेखा पर ये तापमान से प्रेरित एक आपकी प्रेशर बेल्ट है, तापमान से प्रेरित दाब की पेटी है, जिसे आप भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। ये लो प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण पे आपकी उपोष्ण कटिबंधीय, लिख लीजिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, तीसरी आ जाती है 60 डिग्री वाली उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण पे। ये भी हमारी तापमान से प्रेरित वायुदाब की पेटी नहीं है, क्योंकि अगर तापमान से प्रेरित होती तो ये हाई प्रेशर होती, पर ये निम्न वायुदाब की पेटी है। इसे हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये आ गई आपकी आखिरी 90 डिग्री पे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। दक्षिण में भी ऐसी आएगी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये आपकी 7 वायुदाब की पेटियां हैं। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो क्लास के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।